आप देख रहे हैं हाल ही हलचल में हूं प्रकाश जायसवाल और आप देख रहे हैं सीधा संवाद। देश की 27% आबादी 15 से 30 वर्ष तक के युवाओं की है और यदि इनके अपराधों पर दृष्टि डाली जाए तो सामान्य अपराध से कई गुना ज्यादा इनके द्वारा किए गए अपराध होते हैं। ये वही युवा पीढ़ी है जिसे हम बड़े शान के साथ कहते हैं आज का युवा कल का भारत। पर आज का युवा अपराधी तो कल के स्वर्णिम भारत की कल्पना करना बेहद मुश्किल। और आइए इस महत्वपूर्ण विषय समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संवेदनशील, जनप्रिय, कानूनी व्यवस्था, शांति व्यवस्था के प्रतिमूर्ति और शहडोल जिले के वर्तमान कप्तान श्री अवधेश गोस्वामी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू। सर, अपराध और युवा, वर्तमान युवाओं में एक जो धैर्य की कमी है और एक जो बढ़ता हुआ आक्रोश का प्रभाव है, क्या अपराध की वजह ये हो सकती है? अपराध, किसी भी समाज में अपराध की बहुत सारी वजह होती हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि अपराध में युवाओं की भूमिका अगर देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी समाज में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि युवाओं को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा ना मिलने के कारण हमारे युवा जो हैं वो कई बार गलत रास्तों पर चल देते हैं। ये हम सब जानते हैं कि युवा ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। ज़रूरत केवल इस बात की है कि उनकी ऊर्जा को सही समय पर चैनलाइज किया जाए, सही अच्छे और समाज निर्माण के कार्यों में लगाया जाए। ये नहीं हो पाने पर हमारा युवा जो है वो भटकता है और अपराध की तरफ अग्रसर हो जाता है। चूंकि आप एक पुलिस अफसर हैं सर, उस दृष्टिकोण से जो युवा अपराध करते हैं कई कारण माने जाते हैं, इसको आप नशा के दृष्टिकोण से देखें तो कितना महत्वपूर्ण? बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा से, मेरा एक लंबा पुलिस सेवा का अनुभव है और मैं लगातार फील्ड ऑफिसर रहा हूँ। मैंने बहुत नज़दीक से अपराध और अपराध के पैटर्न को देखा भी है और उसको विश्लेषण भी किया है। मैंने हमेशा ये पाया है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी थाने में, किसी भी ज़िले में नशे और अपराध में बड़ा सीधा संबंध है। यदि आप नशे को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक अपराध पर नियंत्रण पाने में सफल हो जाते हैं। नशे के कंजम्पशन, नशे की खपत भी सबसे अधिक युवाओं में ही है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि नशे के प्रभाव में युवा जो है वो अपराध की तरफ मुड़। औसतन सर, एज ए पुलिस अफसर आप जहाँ भी रहें और जहाँ पे पदस्थ हैं, एक अगर औसत की बात करें अपन तो किस एवरेज से आप देखते हैं युवाओं द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं? एज की कोई ऐसी स्टडी तो हमने वैसे मैंने बहुत पर्टिकुलर, मैं आपको एकदम से आंकड़े नहीं दे पाऊंगा जी, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि हर अपराधी की अपराध करने की एक उम्र होती है। आपने बड़े बड़े अपराधी देखे होंगे, वो कुछ समय के बाद में फिर उनके रिफ्लेक्शंस कमज़ोर हो जाते हैं, धीरे 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 या तो वो मारे जाते हैं या फिर वो लंबे समय जेल में रहते हैं या फिर वो अपराध से तौबा कर लेते हैं। लेकिन उनका पीक जो पीरियड रहता है वो उसी समय, अगर आप किसी भी अपराधी का उठा के देखेंगे प्रोफाइल, तो वो उसका पीक जो पीरियड रहता है जब वो अपराध की दुनिया में सबसे ज़्यादा संलग्न रहता है, वो उसका युवा और उसका मेरे हिसाब से 20 से लेके और 35-40 समय वर्ष की जो आयु का जो पीरियड रहता है, उसी में वो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से सक्रिय रहता है। चूँकि सर समाज से निकल के युवा आता है और निश्चित रूप से समाज और परिजनों का एक दायित्व होता है कि युवा पीढ़ी को, अपने घर के बच्चों को किस तरीके से वो अंकुश लगाए, लगाम लगाए। आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इनकी भूमिका? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसी भी समाज में अपराध को पूरी तरह से समाप्त या नियंत्रित केवल पुलिस नहीं कर सकती। ये बहुत, आपने जो विषय छेड़ा है, सबकी जवाबदारी बराबर की है। जब कभी हम लोगों ने कुछ केस स्टडीज़, मुझे ऐसा ध्यान है
कुछ बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स को जब हम लोगों ने इंट्रोगेट किया, मैं जब ग्वालियर में पोस्टेड था तो एक सरमन शिवहरे करके एक क्रिमिनल को हमने इंट्रोगेट किया था, लंबा इंट्रोगेट किया था। उस पर बहुत सारे मर्डर, लूट, बड़ा अपराधी था वो। और भी कई क्रिमिनल्स को, जो हमने हार्डकोर क्रिमिनल्स को इंट्रोगेट किया है, तो ये तथ्य बहुत गहराई से जानने पर सामने आया कि उनकी परवरिश में कमियां थी। और जो समय होता है किसी भी युवा को भटकने से बचाने का, उस समय उनके माता पिता की लापरवाही रही, या उनकी पारिवारिक परिस्थितियां इस तरीके की रहीं, या कुछ ना कुछ ऐसा रहा जिसकी वजह से उस लड़के को या उस व्यक्ति को वो एक मोमेंट रहता है कि जब वो अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाता है, उससे रोका जा सकता है। वो समय निकल गया किसी भी युवा को। अच्छा, फिर ये एक ऐसा मकड़ जाल है कि इसमें एक बार अगर आदमी अंदर जाता है तो बहुत प्रबल इच्छा शक्ति और माहौल अगर उसको बहुत अच्छा मिले तभी वो निकल सकता है, नहीं तो वो उस दलदल में फंसता चला जाता है। बिल्कुल। सर, युवाओं में एक नैतिकता और आध्यात्म की कमी का होना भी क्या अपराध का एक 100% नैतिकता एक बहुत, और आध्यात्म, दोनों बहुत बड़े विषय हैं और बहुत गूढ़ विषय हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि किसी भी व्यक्ति को नैतिकता का पहला पाठ उसके माँ बाप से ही मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संस्कार। बिल्कुल। संस्कार आपके घर में बच्चा जो देखता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई चीज़ पढ़ाई जाए, वो अपने आसपास के वातावरण से जो देखता और सीखता है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके अवचेतन में जो धारणाएं समाज के प्रति या लोगों के प्रति या अपने आस पड़ोस के प्रति बनती हैं, वही जाकर भविष्य में उसके नैतिक और अनैतिकता के मापदंड को स्थापित करती है। आध्यात्म एक ऐसा शब्द है, मैं उसको धर्म से बिल्कुल अलग मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको अपने प्रोफेशनल जीवन में सफल होना है, अगर आपको अपने जीवन के सफलता के मापदंड केवल पैसा कमाना या शोहरत बटोरना नहीं है, कुछ और भी मायने उसके, यदि आप अपने जीवन में वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको धार्मिक नहीं लेकिन आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों के मूल्यों को, जीवन के मूल्यों को सही रूप में समझना और अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना और उसके आधार पे आगे के जीवन की रणनीति बनाना, आगे के जीवन को हमको किस तरीके से जीना है, कैसे हमें लोगों को साथ लेके चलना है, कैसे हमें दूसरों की पीड़ा को समझना है, कैसे हमें मजबूर, गरीब, उनकी समस्याओं को हल करना है, जो हमारे पास है वो हमें कैसे दूसरों में बांटना है, देना है, ये इसकी समझ केवल अध्यात्म से ही आदमी को मिलती है। बिल्कुल। सर, थोड़ा सा विषय चेंज करना चाहेंगे और विधि व्यवस्था समेत सामाजिक पुलिसिंग पर थोड़ा सा दृष्टि डालें। सर, आप स्वभाव से जितने सरल और सहज हैं, व्यवहार में उतने उससे कहीं ज़्यादा कठिन है। नहीं, मैं व्यवहार में भी बहुत सरल हूँ, लेकिन मैं पुलिसिंग व्यवहार की बात कर रहा हूँ। पुलिसिंग में सख्त, एक हर क्षेत्र, हर समय की अलग अलग मांग होती है। मेरा ऐसा मानना है कि महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत सरल और सहज और उपलब्ध होना आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग आप तक पहुँचें, बेझिझक पहुँचें, आपसे अपनी समस्या को शेयर करें, आप संवेदना के साथ उनकी बात को सुनें और अपने कानून के दायरे में उनकी जो मदद कर सकें, ये माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इस माहौल के बगैर लोग आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सख्त जो पुलिसिंग है वो एक्चुअली, कुछ लोग जो ये मानते हैं कि वो व्यवस्था के ऊपर है, उनके प्रति कड़ा रवैया जो है अपनाना, सख्त रवैया अपनाना, वो मुझे लगता है इस पद की या इस व्यवस्था की मांग रहती है। लेकिन उसका कतई संबंध इस बात से नहीं है कि आम आदमी
से हमारा व्यवहार हो, तो मैं अपने सभी थाना प्रभारियों को भी बोलता हूँ कि आपसे कोई मिलने आया, आप उसको कुर्सी पे बिठाइए। आपके थाने में जो कुर्सियाँ दी गई हैं वो हर आम आदमी, हर व्यक्ति, चाहे वो कैसे भी कपड़े पहने हो, किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, आप उसको बिठाल के बात करिए। बिल्कुल। बैठालने से उसको ये लगेगा कि उसकी स्थिति याचक की नहीं है और आपकी स्थिति देने वाले की नहीं है। जी। एक बराबर का संबंध स्थापित होगा। वो अपनी बात एक आत्मविश्वास से आपके सामने रख पाएगा और उसकी बात सुन के फिर आप उसका निराकरण करिए। तो अब ये मैंने सभी थाना प्रभारियों को, और कुछ थानों में शुरू भी हो गया, जी जी, मैंने कहा कि मैं जो प्रभावशाली व्यक्ति आते हैं वो तो आपसे पूछते भी नहीं है और कुर्सी खींच के बैठ जाते हैं। बिल्कुल। कुर्सी आप उसको ऑफर करिए जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है उस कुर्सी पे बैठने की, जिसके कपड़े गंदे हैं, फटे हैं, जो किसी गांव से आ रहा है, उस व्यक्ति को आप अपनी कुर्सी पे बिठाइए सामने और उसकी बात सुनिए और उसका निराकरण सर, करिए। इसी में से एक चीज़ और निकल के आती है। अभी हाल ही में हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। बावजूद उसके जो कस्बों के थाने हैं, जो गांव के थाने हैं, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि थाना आने के पहले 200 मीटर दूर तक लोग जूता चप्पल उतार के थाना में जाते हैं और उसके बाद एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसको साथ में लेके जाते हैं। क्या, क्यों आखिर डर क्यों अभी तक व्याप्त है नहीं, पुलिस के देखिए प्रति? क्या है कि आपको इसमें इतिहास में जाना पड़ेगा। जी। पुलिस जो बनाई गई थी वो आप तो जानते हैं कि भारत में अंग्रेज हुआ करते थे और उनके द्वारा, उनकी संख्या बहुत कम थी, उनके द्वारा शासन करने के लिए, इंडियंस के द्वारा इंडियंस पे शासन करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया। उसी के हिसाब से उस समय कानून का निर्माण हुआ। उसके बाद आज़ादी के समय जब अंग्रेज चले गए तो वो जो व्यवस्था छोड़ गए, उसको धीरे 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 जब तक उसमें नई पीढ़ियों के आते आते और उसकी मानसिकता में बहुत बदलाव आया है पहले और अब में। मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत में और आज में लोगों की मानसिकता, पुलिस की मानसिकता, लोगों की पुलिस के बारे में मानसिकता को भी बदलते हुए देखा है। बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हैं वो किसी एक्सटेंट तक सही होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब काफ़ी, आप मेरे ऑफिस आइए, आपको लोग जो है वो बाकायदा एसपी से भी उनको मिलना है या किसी से भी मिलना है, कलेक्टर से मिलना है, थाने भी जाना है, तो अब वो काफ़ी इस बारे में अवेयर और जागरूक हो गए अपने अधिकारों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। सर कहते हैं कि मुसीबत के क्षणों में पब्लिक या तो ईश्वर को याद करती है या पुलिस को। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं अपने अधीनस्थ स्टाफ को हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ईश्वर ने आपको चुना है, ये आपके ऊपर है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को बद्दुआ लेने में भुनाते हैं या करते हैं काम, या दुआ लेने में करते हैं, ये आपके ऊपर है। ईश्वर ने, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको कांस्टेबल भी अगर बनाया है तो कुछ अधिकार दे दिए, आपको सुरक्षा दी है। आपको अगर थाना प्रभारी बनाया है, सब इंस्पेक्टर बनाया है, तो आपको एक बहुत सारी सुविधाएं और शक्तियों से आपको संपन्न किया। इन परिस्थितियों में आपकी जवाबदारी है ये कि आप जिस उद्देश्य से आपको उस पद पे रखा गया है, उस उद्देश्य को आप वास्तविक रूप में समझें और उसको पूरा करें, लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। सर, पब्लिक की एक हमेशा शिकायत रहती है कि पुलिस का जो व्यवहार होता है वो ज़्यादातर व्यक्तिसा होता है, इन द सेंस कि एक रिक्शा वाले के साथ पुलिस का व्यवहार अलग होता है, वो एक कार वाले के साथ अलग होता है। ये मैं आपको अभी, आपने जो पिछली बार बात की थी, जी। 5 मिनट पहले मैंने बताया, ये डिस्क्रिशन ही नहीं होना चाहिए। ये डिस्क्रिशन तब नहीं होगा जब आप ये समझेंगे कि मेरे पास आने वाला व्यक्ति फरियादी है, एक इंडिविजुअल, उसकी जो वो है, वो उसकी फरियाद, हमको बड़े आदमी की भी परेशानी हो सकती है, किसी पॉलिटिकल व्यक्ति भी मदद के लिए आ सकते हैं, लेकिन इन सब से हट के वो व्यक्ति जिसके साथ में कोई सिफारिश नहीं है, जिसके साथ कोई अप्रोच नहीं है, बिल्कुल उस व्यक्ति, यही व्यवस्था का मैं आज, आपने इतना अच्छा प्रश्न किया है, मैं आज ये आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपने अधीनस्थों को केवल ये बोलता हूँ कि तुमको मापने का, तुम्हारे आकलन का एक ही मापदंड है कि तुम लोगों को कैसा सुनते हो।
और ख़ास करके उस रिक्शे वाले को जिसका आपने जिक्र किया, जिसकी समस्या को सुनते समय आपको कोई ये बोलने वाला नहीं है कि आप इसको बिठाल के बात करें या इसकी बात सुनें या इसकी बात को कितनी तवज्जो दें और उसको कितनी रिलीफ दिलाएं। इसके लिए कोई चेक, कोई देखने वाला नहीं है। ये केवल ये आपका कॉन्शस है, ये आपकी अंतरात्मा है, ये आपके संस्कार हैं, ये आपके माता पिता की द्वारा आपकी दी हुई ग्रूमिंग है, जो आप उस व्यक्ति को न्याय दिलाते हो। और वो व्यक्ति बाहर जाके वो किसी के सामने उसकी कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो ईश्वर की आवाज़ है। वो सुनता है और वो इस बात को देखता है कि आपने उस व्यक्ति के साथ न्याय किया कि नहीं किया। सर, चूँकि आप ग्वालियर, इंदौर समेत कई बड़े महानगरों में थे, शहडोल जैसे ट्राइबल जिले को किस दृष्टिकोण में देख रहे? शहडोल बहुत शांत और बहुत, जिसको कहना चाहिए, दूसरे जो ज़िले आपने जिक्र किए उनकी तुलना में बहुत, एक तरह कहना चाहिए कि नॉन प्रॉब्लमेटिक ज़िला है। यहाँ बहुसंख्यक आदिवासी समुदाय है और उनकी आवाज़, उनकी परेशानियाँ, उनकी दिक्कतों को समझने के लिए यहाँ प्रशासन के पास समय बहुत है। दूसरे चैलेंजेस कम होने के कारण आप ज़मीनी स्तर पे लोगों की समस्याएं समझ के उनकी मदद कर सकते हैं। जैसा एक हम लोगों ने सूदखोरी के ख़िलाफ़ जो ड्राइव चलाया था, वो इसी का उदाहरण था। मैंने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के और फिर उसको लंबे समय से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी उनको शॉर्ट आउट करने का एक हमने प्रयास किया था। तो ये इस ज़िले में ये खासियत है इसमें कि इसमें लोग जो हैं वो शांत हैं और आपके पास काम करने का समय है। सर, आपने सूदखोरी की बात की, वाकई ये मुझे लग रहा है स्वतंत्र भारत के पहले की समस्या थी और उसका निदान आपने, ये इसके लिए कुछ विशेष एक्शन प्लान के तहत आपने काम किया या एक रूटीन वर्क समझ के? नहीं, रूटीन नहीं था ये। एक्चुअली यहाँ आने के पहले भी ये बात मुझे जानकारी में लगी थी कि यहाँ पे ये बहुत बड़े पैमाने पर और इसका बहुत कॉलरी एरियाज़ में इसका बहुत वो है। 1995 या एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, सरगुजा में एसपी पवन जैन साहब हुआ करते थे, तो उन्होंने भी इस पे काफ़ी काम किया था। मैंने आने के बाद में फिर जब मैं यहाँ लोगों से मिला और मैंने जानकारी ली, तो मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि मेरे थानों में मेरे को कोई शिकायत पेंडिंग नहीं मिलती थी। बिल्कुल। तो फिर मैंने उसको पर्सनल एफर्ट्स उसमें मुझे डालना पड़े और मैंने फिर उस पूरे उसको मैकेनिज़्म को समझा और उसके बाद में मुझे मालूम था कि एक बार स्ट्राइक करने के बाद में फिर लोग सावधान हो जाएंगे इस तरीके के जो आरोपी अपराधी हैं। फिर मैंने वो एक बार में उसको ऑपरेशन को किया। सर, सूदखोरी समेत सट्टा, जुआ, कबाड़ समेत कई ऐसे असामाजिक कार्य अपराध थे, आपने बिल्कुल मुक्त कर दिया। अब वो लोग बेरोजगार हो गए, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये तो एक बड़ा वैसा प्रश्न है कि उनकी बेरोजगारी के लिए पुलिस के पास में कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आदमी में इच्छा शक्ति है तो वो सीधे और सही मार्ग से भी अपना जीवन यापन कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए इन सब साधनों का, जुआ, सट्टा, कबाड़ या अवैध शराब या नशे का सहारा लिया जाए। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी व्यक्तिगत कमजोरी रहती है कि जो वो ऐसे माध्यमों से सीधे माने शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं। सर, इन महत्वपूर्ण मुहिम के बाद एक और मुहिम आपने चलाई, शायद पीएचक्यू का भी एक वो ऑपरेशन मुस्कान। वाकई लोगों में मुस्कान जैसी स्थिति आपने निर्मित, कैसा रहा ये पूरा कार्यक्रम? क्योंकि काफ़ी संख्या में लोगों को आपने, ये आप मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी थे, तो ये मेरे जैसे एक हर अधिकारी के एक व्यक्तिगत रुचि का विषय होता है। तो ऑपरेशन मुस्कान जब लॉन्च हुआ उसके पहले हम लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया था और मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब उसका कोई नियर डियर, कोई उसका बच्चा जो है गुम हो जाए, लापता हो जाए और वो उसको ढूंढ नहीं पाए। फिर वो पुलिस के पास जब आता है तो उसकी
अंतिम उम्मीद पुलिस रहती है कि पुलिस कैसे भी उसके बच्चे को वापस ला दे। इस पीड़ा को हम लोगों ने काफ़ी पहले समझा, अपने लोगों को सेंसिटाइज किया, उसके लिए हमने अलग SOP बनाई। हमने उन केसेस में ये मैंडेटरी कर दिया कि जब इस तरीके की कोई बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट आएगी तो थाना प्रभारी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको लेके सबसे पहले उसके जहाँ वो बच्चा रहता है या जहाँ पढ़ता है या जहाँ से गायब हुआ है वहाँ जाएगा, विज़िट करेगा, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करेगा। फिर हमने इसका एक सेल भी बनाया था, सोनाली गुप्ता उसको हेड करती है। उस सेल को अब सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। देन फिर हम उसके रेस्क्यू का और उसके पता लगाने का एक प्लान बनाएंगे। फिर हम पार्टी भेज के और उसको ढूंढेंगे, पता लगा के लाएंगे। सर, ये जो बच्चे थे ये क्या ये तस्करों के कारनामे हुआ करते थे या इनके परिजनों या इन बच्चों की खुद की मजबूरियां हुआ करती थी कि वो दूसरे प्रदेश में जाएं? इस पे पुलिस मुख्यालय की स्टडी भी चल रही है। हम भी अपनी एक टीम इस पे स्टडी कर रही है। इंडिविजुअली खास करके लड़कियों को लेके हम बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि बच्चियों के बारे में हमेशा ये संभावना रहती है कि वो गायब होने के बाद में किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल में ना फंस जाए। इसलिए हमने 48 गोल्डन आवर्स का जो रूल बनाया कि किसी भी बच्ची की, लड़की के अगर गायब होने, नाबालिग बच्ची के गायब होने की सूचना मिलती है तो 48 घंटे में तुमको क्या क्या करना है। और आपको जान के खुशी होगी कि हमने मैक्सिमम लड़कियां 48 घंटे के पहले बरामद कर ली। इसके पहले कि वो दूर जाएं, इसके पहले गलत हाथों में जाएं, इसके पहले वो किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल में फंस जाएं, इसके पहले कि उनकी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठाए, हमने कोशिश ये की कि हम 48 घंटे के अंदर उसको बरामद कर लें। रही बात उन बच्चियों की जो पहले गई हैं, उसके लिए हमने स्पेशल टीम्स बनाई हैं। हमने 2013, 2014, 2015 से लेके 2017, 18, 19 तक की बच्चियां जो थीं उनको हमने बरामद किया। ये बहुत एक गंभीर विश्लेषण का विषय है। कई बार कुछ ऐसे मामले जिसमें बच्चियां पढ़ना चाहती इसलिए भागी, बिल्कुल। कई उनका विवाह किया जा रहा था इसलिए भाग गई, वो नहीं विवाह कर, कई गरीबी के कारण गई, कुछ प्रेम और इस तरीके की जो एक उम्र में किसी लड़के के बहकावे में आके गई। तो ये एक हम भी इसका एक विश्लेषण करके और एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि सामाजिक स्तर पे किस तरीके के प्रयास किए जाएं जिससे कि इसको रोका जा सके। बिल्कुल। सर, एक महत्वपूर्ण विषय है खादी, खाकी और खबरनवीस। इन तीनों में जो अनबन और असंतुलन की स्थिति बनी रहती है, इसका कारण क्या? कोई असंतुलन नहीं रहता। सबको अपनी अपनी सीमाएं अगर मालूम हो और सबके अगर उद्देश्य पायस हों, पवित्र हों, तो किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति नहीं। मुझे अपनी लिमिटेशंस मालूम है और मेरा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे पत्रकारों से कभी कोई दिक्कत कहीं मेरी प्रतिस्थापना के दौरान नहीं आई। वो मेरे चरित्र को समझ जाते हैं, मैं उनको अपनी प्राथमिकताएं बता देता हूँ। आज तक 20-22 साल की नौकरी में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तीसरा जो पहलू है वो भी इसी पर डिपेंड करता है कि आपका आपस में स्वयं किस तरीके का आप सामंजस्य बिठा सकते हैं। बिल्कुल। सर, जब गुना एडिशनल एसपी हुआ करते थे और आपके एसपी योगेश चौधरी हुआ करते थे, आजकल एडीजी कहते हैं, उनकी परछाई भी आपको लग गई है। नहीं, योगेश सर तो बहुत मेरे एसपी थे, बहुत बेहद ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड और जिसको कहना चाहिए कि बहुत प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। तो अगर उनके कुछ हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जिस अधिकारी के साथ आप लंबा समय व्यतीत करते हैं उनका असर आप पे ज़रूर आता है। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे योगेश सर जैसे अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिला। बिल्कुल। सर, जो लोग पुलिस में हैं या जो लोग पुलिस में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ संदेश? जो पुलिस में हैं उनके बारे में तो अभी बात हुई कि वो अपनी ड्यूटी को समझें कि ईश्वर ने उनको एक ऐसे शक्ति और एक ऐसा मौका दिया है कि वो चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, बहुत जीवन में उनको आगे बहुत सुकून मिलेगा अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो। और जो आने वाले हैं उनके लिए भी मेरा तो यही कहना है कि इसके ग्लैमर अपनी जगह है,
और इस ग्लैमर से अगर आप आकर्षित होते हैं तो आपने केवल एक पहलू देखा है, इसके चैलेंजेस, इसकी परेशानियाँ, इसके सेक्रीफाइस, और सबसे बड़ी बात इससे पब्लिक की जो उम्मीदें हैं, जब तक अगर आप उनको समझेंगे नहीं तो आप एक अच्छे अधिकारी नहीं बन पाएंगे। सर, हमने लोकप्रियता नेताओं की देखी है, अभिनेताओं की देखी है, लेकिन एक पुलिस अधीक्षक की लोकप्रियता जो आपके रूप में हम अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, ये एक भ्रम है। आपका भ्रम या पब्लिक का? नहीं, ये कोई, मैं इसको नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, और आप जब तक हैं, जब तक आप अच्छा काम करते हैं, तब तक आपको याद रखा जाता है। उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि लोकप्रियता पुलिस अधिकारी का कोई मापदंड नहीं है। पुलिस अधिकारी का मापदंड है लोगों के अंदर ये विश्वास होना कि इस व्यक्ति के पास अगर मैं जाऊंगा तो मेरी बात सुनी जाएगी बगैर इन्फ्लुएंस के, और मुझे न्याय मिलेगा। ये विश्वास होना ज़रूरी है। लोकप्रियता मेरे हिसाब से उसके लिए बाकी जो माने लोकप्रियता जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है। सर, हमें तो जन का प्रतिनिधित्व ही करते हैं। खैर, इन सबके बावजूद सर एक चर्चा का विषय पूरा माहौल बना हुआ है कि आपका स्थानांतरण हो रहा है, पब्लिक काफ़ी दुखी है। नहीं, शासन जहाँ रखेगा वहाँ अपना काम ईमानदारी से करना है, और मेरी कोई अपेक्षा रहती नहीं। सर, निश्चित रूप से बहुत सारे काम हुए, पर अब जो बचे हुए एक्शन प्लान हैं इस जिले के संदर्भ में, कुछ यदि बाकी हो तो? बिल्कुल बाकी हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। ड्रग्स भी इसमें है। अभी ये नेक्सस जो है इसको काफ़ी हद तक तोड़ दिया है, लेकिन जिसको कहना चाहिए इसकी कुछ बड़े चीज़ें हैं जिन पे कार्रवाई करना है। सूदखोरी में भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी काम करने की और आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ पुराने अपराध ऐसे पड़े हुए हैं। हम लोग वैसे काफ़ी पुराने अपराधों पे कंसंट्रेट किए हैं। हमने खैरा का डबल मर्डर जो ब्लाइंड था 4 साल से, उसको खोला। एक लूट थी पुरानी, उसको भी निकाला। फिर भी कुछ अपराध हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो कि पहले के हैं, लेकिन हम उन पे फिर से काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो भी अपराध ब्लाइंड हैं उनको हम खोलें। तो सर, एक विषय पर अपन और दृष्टि डालना चाहेंगे, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, जो डिजिटल अपराध हो रहे हैं, ये इस पर साइबर क्राइम तो अब कोरोना काल में आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे डिजिटल पेमेंट्स पे लोग स्विच हुए, तो इस तरीके के अपराधों में एकदम से बहुत बढ़ोतरी हुई, बाढ़ आ गई। हमने अपने यहाँ शहडोल में एक साइबर सेल जो गठित किया है। OTM फ्रॉड, बैंक फ्रॉड और जो साइबर फ्रॉड के जो दूसरे प्रकार हैं उन पे लगातार काम चल रहा है। कई लोगों को हमने उनका पैसा वापस भी कराया है। और थोड़ा सा इसमें हमें जो दिक्कत आ रही है कि शहडोल छोटा ज़िला है, और हमारे पास में जिस तरीके की बड़ी टीम होना चाहिए इस पे काम करने के लिए, वो अभी नहीं है। उसके लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एक सशक्त और एक मजबूत, जिसको कहना चाहिए साइबर सेल का गठन, हम जो उसको हम अच्छा कर पाएँ और उसको कॉम्पिटेंट बना पाएँ, जिससे कि साइबर फ्रॉड को, क्योंकि आने वाले समय में अगर सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो वो साइबर फ्रॉड है। बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे सिद्धांत और व्यवहार एक होते हैं, दशा और दिशा एक होती है, तो निश्चित रूप से हम किसी भी क्षेत्र में जाके अपना बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके की बातें करते हुए, और निश्चित रूप से वो बातें ही नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी उनका क्रियान्वयन हमने देखा है अवधेश सर को। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम सबकी कामनाएं हैं कि अभी आप शहडोल में रहें और इसके बाद जहाँ भी जाएँ बेहतर अवसर आपको मिले। थैंक यू।